Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर्स को पूरा कर लिया है और साथ साथ हमने उन्हीं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को भी पूरा कर लिया है. आई होप कि आपने सभी चैप्टर्स को बड़े ध्यान से सुना होगा, उनको सीखा होगा, उनकी हिंदी को जानने की कोशिश की होगी और जो उनके क्वेश्चंस और आंसर आपको सिखाए गए हैं आपने उनको भी बड़े ध्यान से सीखा होगा और उनको भी समझने की कोशिश की होगी. और मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि उन सभी को सीखते, जानते, सुनते आपने अपने इंग्लिश को भी काफ़ी इम्प्रूव कर लिया होगा. तो अब इस चैप्टर सीरीज़ को पूरा करने के बाद आज से आपकी जो सीरीज़ है ये कविताओं की शुरू होने जा रही है, यानी कि पोएम्स की सीरीज़ शुरू होने जा रही है. तो आज की जो पोएम है ये आपकी फर्स्ट फ्लैट की सबसे पहली पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो. ये जो 8 लाइनों की जो कविता है यानी कि जो ये पोएम है इसमें सिर्फ 8 लाइन आपके सामने लिखी हुई है जो कि बहुत ही कुछ हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा जाती हैं. तो सबसे पहले हमें जो ये डस्ट ऑफ स्नो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि डस्ट ऑफ स्नो है क्या. कि जो स्नो होता है यानी कि जब ठंडे इलाके में ऊपर से जब बर्फ़ गिरती है तो उसमें बर्फ़ गिरने के बाद में जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे जो कण होते हैं जो कि किसी पेड़ के पत्ते पर या किसी भी वस्तु के ऊपरी सिरे पर जमा हो जाते हैं, उन्हीं को बोला गया डस्ट ऑफ स्नो, जिसको थोड़ा सा हिला करके ही वो नीचे गिर जाते हैं. तो जो ये कविता का जो शीर्षक है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ के कण, तो इसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस कविता के जो लेखक है, जो कवि हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं. जो ये 8 लाइनें हैं बहुत बड़ा मीनिंग अपने आप में संजोए हुए. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इनका मीनिंग क्या है. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस पोएम को हम शुरू करते हैं. देन इन दिस पोएम यानी कि इस पोएम में जो इस पोएम के जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें बताना चाहते हैं कि द वे यानी कि वह तरीका जिस तरह से अक्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि ठंडी जगह की जो बातें हैं वहाँ पर एक पेड़ का जो जो वृक्ष है उसका जो नाम है हेमलॉक. हेमलॉक नाम का वहाँ पर एक पेड़ है जो कि एक सफ़ेद फूलों का एक बहुत ही अच्छा पेड़ होता है. हालांकि और भी सुंदर सुंदर जो पेड़ होते हैं जो हमारे जो कवि हैं उनके भी एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि थोड़े उदास हैं. तो अपनी उदासी को दर्शाते हुए उन्होंने सिर्फ हेमलॉक वृक्ष का जो ये एग्जाम्पल लिया, जो उदाहरण लिया है. तो उसके ऊपर जो जमी हुई जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ़ के छोटे छोटे जो कण हैं जो उसकी पत्ती पर, उसके डालियों पर जमे हुए थे, तो उसके बारे में बताना चाहते हैं कि जिस तरह से द वे का मतलब होता है जिस तरह से अक्रो सोक डाउन ऑन मी, यानी कि जिस तरह से एक कौवे ने उस जमी हुई बर्फ़ के जो कण हैं उसको हिला करके मेरे ऊपर डाल दिया है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. आगे कभी हमें बताना चाहते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज, कि उसने मेरे मन को परिवर्तित कर दिया, यानी कि मेरे मन में एक परिवर्तन ला दिया है. ऑफ मूड यानी कि जो उनका जो मन है वो बहुत ही उदासी से भरा हुआ है और जैसे कि उसको इन्हें उस डस्ट ऑफ स्नो को हिला करके उसके ऊपर डाल दिया है, इसकी वजह से जो कवि हैं उनका मन परिवर्तन हो गया है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, जिसकी वजह से जो वे उदासी से भरे हुए थे उसके बाद उन्होंने अपने मूड को चेंज किया, उनका मन परिवर्तन हुआ है. उसके बाद उन्होंने जो बाकी का जो समय है यानी कि जिस तरीके से वो शुरू से उदास होकर के चल रहे थे, उस दिन का जितना भी समय वो उस उदासी में बर्बाद कर चुके थे, उसके बाद उनके मन में जो परिवर्तन आया है उसने बाकी के समय को यूज़ करने का यानी कि उसको प्रयोग करने का एक डिसीजन लिया है. आई हैड रोड यानी कि जिस समय को मैं किसी पछतावे में व्यतीत करता जा रहा था यानी कि उसको बर्बाद कर रहा था, अब उस पेड़ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, जिस वजह से मेरा मन परिवर्तन हुआ और जिसकी वजह से मैंने अपने दिन का कुछ समय बचा लिया है जिसको मैं किसी पछतावे में बर्बाद कर रहा था. तो जो ये छोटी सी जो कविता है इसमें इसका मतलब ये कहना चाहता है कि संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं यानी कि जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को फील कर जाते हैं, जो सेंसिटिव जो लोग होते हैं उन पर हर किसी बात का पूरा पूरा प्रभाव होता है. और जो कवि ने जो ये हेमलॉक को जो ये पेड़ का जो उदाहरण लिया है, यह एक ऐसा वृक्ष है जो कि ज़्यादा सुंदर नहीं होता, हालांकि उसके ऊपर सफ़ेद फूल होते हैं. तो आगे कवि हमें बताना चाहता है कि जो वो एक कौवा उस पर बैठा था, जिस तरीके से उसने उस डस्ट ऑफ स्नो यानी कि उस बर्फ़ के कणों को उसके ऊपर गिराया है, उसके गिरने की वजह से ये जो कवि है इसके मन में एक आशा की किरण आई है कि हाँ वो कुछ नया करे, जिसकी वजह से जो पछतावा था उसके मन में, जो उसकी मनोदशा थी जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी था,
और उसने वो समय बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ समय भी बाकी था जिसको डस्ट ऑफ स्नो के गिरने पर उसके मन में जो परिवर्तन आया उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी बचा लिया है। यानी कि आने वाले समय को उन्होंने सदुपयोग करने का निर्णय लिया है, जिससे कि वो आने वाले समय को और अधिक बर्बाद नहीं करेंगे और कुछ लाइफ में नया करेंगे। यानी कि उनको अब जीने की नई आशा, यानी कि जीने की नई किरण मिल गई है। तो ये छोटी सी कविता हमें बताना चाहती है कि अगर व्यक्ति दुखी है और उसकी मनोदशा काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तब भी उसको आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और एक हल्के से परिवर्तन से उसको जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हल्के हल्के परिवर्तन को अगर हम लेकर के आते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय का हम पूरे अच्छे तरीके से सदुपयोग करने के बारे में भी इस कविता से हम सीखते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लड की पहली पोयम को डिस्कस किया, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण। जो ये 8 लाइनों की जो कविता है, एक बहुत सुंदर कविता है। आई होप कि आपको कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने इसको सीखने समझने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में, जो कि इस कविता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।